हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया, बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि हमको पता होगा भाई, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे साइंस की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग। तो जो कि मैं 1 से लेके 4 तक करवा चुका हूँ। आज 5वां भाई करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। और रेलवे साइंस की रेलवे साइंस, ठीक है, रेलवे की जो साइंस है उसमें किसी भी एग्जाम के लिए आप साइंस यहाँ से कवर कर सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी एंड डिफेंस के एग्जाम भी साइंस आ जाती है, जिसके लिए मैं डिफेंस में डालता हूँ। तो उसमें तो थोड़ा अपर ही लेवल जो है, इधर रेलवे की तरफ थोड़ा अपर रहता है और वहाँ पर थोड़ा लोएस्ट रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ सकते हैं भाई, किसी भी एग्जाम के लिए साइंस, जहाँ जहाँ साइंस आती है मेरे भाई। लेकिन ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। 40 प्रश्न रहेंगे अपने जनरल साइंस के यहाँ पर। ठीक है। बाकी आप एएलपी और ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी कर सकते हैं भाई साइंस की क्लास। ठीक है, क्योंकि साइंस भाई सेम ही होती है। तो आइए करते हैं भाई क्लास को स्टार्ट। तो क्लास का पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। और कहा गया है आपसे सवाल के अंदर, पराग के केसर से वर्तिकांग तक स्थानांतरित करने के लिए आवश्यकता होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण क्या ही पुष्प में होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं। ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर परागण कहते हैं इसको, स्वपरागण। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? स्वपरागण कहते हैं। याद रखना सभी को। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर 2 नंबर का। 2 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति बताइए क्या होगी। तो P बराबर, कई फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी शक्ति दे रखी है हमारे पास, और शक्ति सॉरी पूछी गई है। 10 सेकंड का समय दिया है, 50 जूल का हमें कार्य दिया है, W दे रखा है हमारे पास। ठीक है। तो सूत्र होता है P बराबर W/T। ठीक है मेरे भाई, अगर W दे रखा, कार्य दे रखा होगा तो कार्य यहाँ पर कितना है भाई, 50 है। और अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम है यहाँ पे 10, 0 से 0 काटूंगा, 5 आ जाएगा निकल के। ठीक है। तो 5 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। 50 मतलब काटूंगा 50 को 10 से, तो 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 वाट निकल के आ जाएगा करेक्ट उत्तर इस सवाल का। ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर 3 नंबर का। 3 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई आपसे कहा गया है, 3 प्रतिरोध 3, 4 और 6 ओम को किस प्रकार संयोजित किया जाए ताकि कुल प्रतिरोध 13 आ जाए। ठीक है। अगर देखिए, 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है मेरा भाई समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में जो हम लोग जोड़ते हैं वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरह से मतलब चाहता है इनफाइनाइट तक। ठीक है। और श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ सीरीज में, तो सिंपल सीधे ही जोड़ देता हूँ, r1 प्लस में r2, इस तरह से मेरा यहाँ पे। ठीक है, याद रखना सभी को। अगला सवाल है यहाँ पर। अब इसको हल करने के लिए देखिए, आपको 13 प्रतिरोध कब मिलेगा भाई। मैं सबको जोड़ देता हूँ, सबको जोड़ूंगा मैं। 3 और 4 7, 7 और 6 13। ठीक है। अगर मुझे टोटल प्रतिरोध चाहिए होगा भाई 13 यहाँ पर, तो 13 कैसे मिल सकता है? मैं सबको जोड़ता हूँ भाई, 4 और 3 7 और 6 13। ठीक है। तो ये नहीं, आपको पता चल गया भाई, सबको सिंपली जोड़ा है मैंने। तो सिंपली जोड़ने के लिए भाई श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम है, ये समानांतर क्रम है भाई आपका। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया सीधे सीधे, तो सभी को क्या करूंगा मैं, श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। सवाल में कभी कभी इन दोनों को श्रेणी में जोड़ देता है, फिर बाद में समांतर में जोड़ता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो आपको जो है ये चीज़ सीख गया तो आप लोग निकाल लेंगे इस तरह। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ये वाली और ये। ठीक है, दोनों चीज़ें पता होगी, निकाल लोगे आप लोग। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पर? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे हो जाता है। ठीक है। तो पहला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला वाला। तो जो अपघटन अभिक्रिया होती है ना, इसमें सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्या होती है, गिर हो जाती है। यही क्या है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको भाई जो है चीज़ों को याद रखे हुए चलना है, कुछ चीज़ें जो है हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। अगला सवाल है मेरे पास 5 नंबर का। 5 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई आपसे कहा गया है, मानव शरीर में कौन सा अंग स्त्रीकृत उपकला यानी कि स्थिरा टाइफील्ड इपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ओ त्वचा। ठीक है। त्वचा जो है हमारा, ये जो मानव शरीर का अंग है, स्त्रीकृत उपकला। ठीक है, याद रखना है आपको। ये बना होता है किससे? स्त्रीकृत उपकला से बना होता है त्वचा। ठीक है। और सबसे बड़ा अंग कौन सा है भाई शरीर का? त्वचा ही हो जाता है, याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल है यहाँ पर, जिन कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें, मतलब डैश मतलब खाली जगह है, किसके रूप में संग्रहित किया जाता है, और जो पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाने के लिए आंतरिक ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो इसे किसके रूप में करते हैं हम लोग? स्टार्च के रूप में करते हैं मेरे भाई यहाँ पे पौधों में। ठीक है, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 7 नंबर का सवाल। ठीक है, 7 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवहन या बंडलों के चारों ओर पत्तियों की शिराओं में और बीज और नटों के कठोर आवरण में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये होता है मेरे भाई यहाँ पे कौन सा, स्केलेकाइमा। ठीक है, स्केलेकाइमा जो होता है भाई ये होता है। ठीक है, याद रखना है कठोर आवरण के लिए। बाकी शीर्ष विभाज ऊतक क्या भैया, ये लंबाई के लिए जिम्मेदार है पौधों के अंदर। ठीक है, याद रखना है। जो बता रहा हूँ भाई एक्स्ट्रा, उसको भी सुनते चलना है और याद करते हुए जाना है भाई आपको। ठीक है, अगला यहाँ पर 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया है ठोस और गैस के कणों में प्राथमिक अंतर क्या है। ठीक है, तो ठोस और गैस के कणों में जो प्राथमिक अंतर है मेरे भाई यहाँ पर वो दिखाने हैं। ठोस के कण गैस की तुलना में अधिक निकटता से पैक होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जैसे जो मान लेता हूँ मैं, ठोस के जो कण होंगे भाई, मान लीजिए ठोस है, ये गैस है। ठीक है, तो जो ये अगर गैस है, ये जी फॉर गैस, और सॉलिड यहाँ पे सॉलिड कर देता हूँ। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है भाई, कण जो है बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। तो ये जुड़ा होता है, मतलब ठोस बॉन्ड जो है बन जाता है। गैस के कण थोड़े क्या होते हैं, दूरी पे होते हैं, याद रखना है, और कम होते हैं, दूरी पे होते हैं। ठीक है, तो जो ठोस के कण होते हैं मेरे भाई यहाँ पे गैस की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते भाई यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला तो नहीं होगा। अगला है हमारे पास, ठोस के कण गैस के कणों की तुलना में अधिक निकटतम होते हैं। गैस के कणों की तुलना में अधिक निकटतम होते हैं किसके कण, ठोस के। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं मैंने जस्ट बताया आपको भी, पास में होते हैं यहाँ पर। ठीक है, पास में है ना, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ गए होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला सवाल है 9 नंबर का। 9 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई आपसे कहा गया है, 9 नंबर सवाल के अंदर उस सही समीकरण का चयन कीजिए जो समय के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक वेग से संबंधित है। तो गति का पहला समीकरण होता है, आप सभी को पता है, बी बराबर यू प्लस जी टी। आपने एक एटी वाला भी समीकरण पढ़ा होगा भाई, बी बराबर यू प्लस एटी। ठीक है, वो होता है भाई कोई स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु चल रही होती है धरती पे। ठीक है, लेकिन इसमें गिरने की बात की है तो जी काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा यहाँ पे, याद रखना आपको। तो ये समीकरण भैया कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगी। बाकी समीकरण आपको देनी चाहिए थी, लेकिन दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होनी चाहिए समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण ये होता है, और आपका दूसरा समीकरण होता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये समीकरण होता है भाई आपका। और 2gs होगा। ठीक है, ए जब लगाएंगे हम लोग, जब हमें जरूरत होगी उसकी। ठीक है, याद रखना है, अगर कोई धरती पे चलेगी वस्तु तो उसके लिए ए काम करता है, और ऊपर से नीचे करेगी तो जी काम करेगा उसके लिए। ठीक है, याद रखना आप सबको। अगला सवाल है यहाँ पर अपना 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया है यहाँ पे, किस हार्मोन की सांद्रता तेजी से कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में अधिक होती है और यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इस हार्मोन का नाम बताइए क्या है। ठीक है, तो इसका नाम जो हो जाएगा भाई यहाँ पे साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन का जो हार्मोन होता है भाई यहाँ पर, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, याद रखना आप सभी लोगों को। ठीक है, सवाल अगला हो जाएगा यहाँ पर आपका 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया भाई, बोर के मॉडल के अनुसार दूसरे ऊर्जा स्तर, ठीक है, के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। ठीक है, अगर वो जितनी कक्षा बोलेगा, ठीक है, तो दूसरे ऊर्जा स्तर पूछ रहा है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख देंगे। 2 गुणा में n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरा भाई यहाँ पे, 4 दूनी हो जाएगा 8। तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी का उत्तर होगा तीसरा वाला, याद रखना है सभी को। ठीक है, अगर जितनी भी कक्षा पूछेगा उस तरह से आप आंसर दे दोगे भाई, 2n² फॉर्मूला लगा के। ओके, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल है यहाँ पर 12 नंबर का। 12 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया है मेरा भाई यहाँ पे, 7 रंगों वाले प्रकाश में से कौन सा रंग प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रिज्म है भाई यहाँ पर ऐसे इस तरह से, और यहाँ से कोई एक कलर आता है इस तरह से यहाँ पे, तो 7 कलर निकलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो वो कह रहा है सबसे विचलित कौन होता है। तो सबसे नीचे भाई 1 2 3 4 5 और 6 और नीचे 7, 7 कलर होते हैं, तो सबसे नीचे ये विचलन होता है। तो यहाँ पर कौन सा होता है, बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग होता है यहाँ पर। कौन सा होता है भाई, बैगनी होता है। बीच में कौन सा होता है भाई, बीच में अगर पूछते तो आपसे ग्रीन होता है। कौन सा, हरा। बीच में होता है हरा, याद रखना है आप सभी को, हरा। ठीक है भाई, तो बैगनी। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा भाई, यहाँ पर लाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लाल। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रिज्म से बन जाते हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है,
सबसे कम विचलन पूछ लिया जाता है तो लाल रंग का होता है, ठीक है, सबसे कम तरंग है, ठीक है, याद रखना है। बाकी इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 7 रंगों वाले प्रिज्म में पढ़ने के बाद सबसे अधिक विचलन किसका होता है भाई, बैगनी रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। कम विचलन लाल रंग, याद रखना है, कम विचलन लाल रंग, अधिक विचलन बैगनी रंग, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर 13 नंबर का। 13 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा भाई 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक ट्रेन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति त्वरण से गुजरती है, तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान बताइए। 5 सेकंड में टी की वैल्यू 5 है, यहाँ पर क्या है, टी की वैल्यू 5 है। तो वेग निकालना है, बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, यू प्लस ए टी, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है भाई, 5 सेकंड में टी की वैल्यू 5 है यहाँ पर, और ए की वैल्यू कितनी 4 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, सिंपली वेग निकालना है, ठीक है। 5 सेकंड में वेग निकालना है, तो निकाल लीजिए यहाँ से वेग, ए इंटू टी, ए की वैल्यू कितनी 4 और 4 पंजे हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे यू की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 20 दे रखी है, प्रारंभिक में 20 है, प्लस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, और टी की वैल्यू कितनी है 4 गुणा में टी की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 5, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 और प्लस 20 ये, तो 20 कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर का सवाल है। 14 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया है मेरा भाई यहाँ पे, विराम अवस्था से प्रारंभ करते हुए राजू ने अपनी साइकिल में से एक मिनट में 24 मीटर पर सेकंड के वेग प्राप्त कर लेता है, तो साइकिल का त्वरण बताइए क्या होगा। ए बराबर होता है भाई बी बटे टी, क्या होता है मेरे भाई यहाँ पे बी बटे में टी, याद रखना है। बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, बी बराबर यू प्लस ए टी। प्रारंभ से चाल करता है तो यू जीरो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यू क्या लेंगे हम लोग जीरो, प्रारंभिक चाल अगर स्टार्ट करता है मेरा भाई, अगर चाल दे रखी है तो रख देंगे, नहीं दे रखी तो जीरो मानते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेग प्राप्त किया है, वेग कितना 24 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ये 24 मीटर पर सेकंड का वेग यहाँ पे प्राप्त किया, ठीक है। और कितने भाई, एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड के अंदर। तो सिंपली आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर 80 बन गया, ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब मैं आपको अलग से लिख के दिखा दे रहा हूँ इसको, ठीक है मेरे दोस्त। अलग से समीकरण क्या बना था मेरा भाई, यहाँ पर बी और त्वरण निकालना है तो टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण इसमें रख दीजिए, मान बी त्वरण कितना किया भाई 24, ठीक है, 24 प्राप्त किया उसने, त्वरण कितना भाई 24, ठीक है। और सेकंड, अब एक मिनट का मतलब होता है नीचे 60 सेकंड, टी का मान, ठीक है। यहाँ से मैं डिवाइड करूंगा तो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 6 से काटता हूँ, 10 रहने देता हूँ मैं, ठीक है भाई। 6 चौक 24, 4 बार में कट गया। अब नीचे बचा है 10, क्योंकि एक जीरो बचा है, पॉइंट लगा दूंगा एक के बाद, ठीक है, तो 0.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। क्लियर है भाई आपको सभी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगला सवाल है यहाँ पर 15 नंबर का। 15 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई आपसे कहा गया भाई, घनीभूत वृक्क निष्कंदन इकाई, ठीक है, कंपैक्ट किडनी फिल्टर एक्शन यूनिट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो घनीभूत वृक्क निष्कंदन इकाई है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मेरे भाई यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैलेमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर 16 नंबर का। 16 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया है मेरे भाई, कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव केवल 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव जो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं इसको, द्विखंडन, याद रखना है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर मुझे 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई आपसे कहा गया है यहाँ पर, कई तंत्रिका तंतु किस ऊतक द्वारा एक साथ बंधे होते हैं एक तंत्रिका बनाते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई। कई जो तंत्रिका तंतु किसी ऊतक द्वारा एक साथ बंधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें कहते हैं भैया स्थायी ऊतक, ठीक है। जो मतलब कई कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे जुड़े होते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। जैसे जो रक्त है हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है, हड्डी है ये संयोजी ऊतक है, याद रखना है सभी को। ये सवाल जो है भाई पूछ लिया जाता है आमतौर पर, ठीक है। बाकी अपना अगला सवाल है यहाँ पर 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया भैया, निम्नलिखित में से कौन सा या से पृथ्वी विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये तो जो है अपना भाई योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है, पहला वाला ये तो होगा नहीं,
ठीक है, क्योंकि दो प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बनना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ ए प्लस बी बराबर बन गया ए बी। ठीक है, जैसे मेरे पास ये था कार्बन था ऑक्सीजन थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बना, इसे बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये तो होगी नहीं, तो केवल बचा दूसरा वाला। ठीक है, यही हो गया हमारा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब दो चीजें विस्थापित होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट था, यहाँ बेरियम क्लोराइड था, तो यहाँ बेरियम सल्फेट हो गया, चेंज हो गया ना भाई। यहाँ पर सोडियम की जगह बेरियम ने ले ली, सोडियम सल्फेट बन गया बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर बेरियम की जगह सोडियम ले ली यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों विस्थापित हो गए, यानी दोनों चेंज हो गए। ठीक है, तो दोनों जगह परिवर्तन जब होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक जगह तो एक अलग विस्थापन होता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल यहाँ पर होगा आपका 19 नंबर का। 19 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया है मेरे भाई, यहाँ पे गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े पसंद किए जाते हैं, क्योंकि क्यों किए जाते हैं भाई गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े? इसका क्या कारण है भाई? यहाँ पर देखिए, पहला है यहाँ पर सूती कपड़े पसीने के बाष्पीकरण के लिए वातावरण में उजागर समर्थन असमर्थ है भाई, ये तो गलत हो जाए। सूती कपड़ा खराब अवशोषक, पानी का खराब अवशोषक और पसीने को वातावरण में छोड़ देता है। खराब अवशोषक नहीं है, अच्छा अवशोषक है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सूती कपड़ा पानी का अच्छा अवशोषक है और पसीने को बाष्पीकरण के लिए वातावरण में छोड़ देता है, यानी ये अच्छा है। ठीक है, ये वाला जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, सी वाला। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अगले सवाल की ओर चलते हैं अपने। 20 नंबर का सवाल है मेरे भाई यहाँ पे, और 20 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की मेरे भाई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की भाई? याद रखना है फैराडे ने की है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया है, याद रखना है आप सभी को। न्यूटन जो है भाई यहाँ पर गति के नियमों के लिए जाने जाते हैं, और आइंस्टाइन आपको पता होगा मेरे भाई यहाँ पे ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है अपने पास समीकरण दी थी, एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको सबको करते जाना है भाई, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, याद रखना है आप सभी को। और बेहतरीन प्रश्न करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको भाई यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यों का गुण है? ठीक है, तो द्रव्यों का गुण आप जान लीजिए थोड़ा सा। द्रव्यों का आकार निश्चित होता है भाई, आकार निश्चित नहीं होता है भाई यहाँ पे। ठीक है, जिसमें डाल दोगे द्रव्य उसके आकार का हो जाएगा, जैसे ग्लास में डालूंगा और कोई मैं बड़े आयतन वाले में डालूंगा तो उसके आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो आकार जो है निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। द्रव्यों का आयतन निश्चित नहीं होता, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, द्रव्यों का आयतन निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है द्रव्यों का आयतन। अच्छा, आयतन तो भाई निश्चित होता है उसका, भाई जितना है उतना ही रहेगा, कौन से बढ़ या घट जाएगा। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता, द्रव्यों का आयतन निश्चित नहीं होता। ठीक है, याद रखना, ये भी गलत हो गया। अगला है ये दृढ़ होते हैं, इससे तो कोई मिलेगा देना है ही नहीं, तो सिंपली कौन सा हो जाएगा? डी वाला। द्रव्यों का विसरण की दर कठोर की ठोसों की तुलना में अधिक होती है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो द्रव होगा ज़्यादा फैलेगा और ठोस है वो तो जमा ही रहेगा। ठीक है, वो नहीं फैल पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यानी डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार के होते हैं जबकि जंतु कोशिका में ये छोटे आकार के होते हैं? ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई यहाँ पर? ये होती हैं रिक्तकाएं। ठीक है, ये जो है भाई यहाँ पर जंतु कोशिका में बहुत छोटे आकार की होती हैं, और पादप कोशिका में क्या होती हैं? बड़े आकार की होती हैं रिक्तियां, याद रखना है सभी लोगों को। सवाल नंबर 23 है। सवाल नंबर 23 के अंदर मेरा भाई आपसे कहा गया वायुमंडल में एक एटम किसके बराबर होता है? तो एक एटम जो होता है मेरे भाई वो होता है 0.01 गुणा में 10⁵ पीए। ठीक है, याद रखना है आपको, -5 नहीं केवल 5। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल है यहाँ पर 22 नंबर का, 24 नंबर का, 23 तो हो गया ये। 24 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया है गलत जोड़ी का चयन कीजिए। जो कोयला होता है हमारे शरीर के अंदर पच जाता है, ये पूछा गया सवाल के अंदर। कोयला भाई नहीं पचेगा, तो गलत का ही पूछा था, तो ये नहीं पचेगा, तो यही सही हो गया। ठीक है, प्लास्टिक बैक्टीरिया की क्रिया से नहीं टूटता। प्लास्टिक जो है भाई नहीं नहीं टूटता भी वातावरण के, इसलिए प्लास्टिक को बैन किया जा रहा था। और भाई ये क्या है? अजैव निम्नीकरण है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो वातावरण के अंदर गल जाते हैं उन्हें बोलते हैं अजैव निम्नीकरण, नहीं जो गलते हैं उन्हें अजैव, जो गल जाते हैं जैसे कप हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, ये गल जाते हैं वातावरण के अंदर, तो इन्हें बोलते हैं जैव निम्नीकरण, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, ये भी सही है, और ये भी सही है भाई यहाँ पर। चावल हमारे शरीर में पचता है, बाकी सारे सही हैं। जो गलत है वो कौन सा है? बन वाला है, तो गलत जोड़ी का बताया था उन्होंने, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पर? ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, कोयला शरीर के अंदर नहीं पचता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? ठीक है, तो मुख्य गोलीय दर्पण के बारे में पूछा गया है, तो गोलीय दर्पण के बारे में आप दो चीजें याद रखेंगे। कौन कौन सी चीजें याद रखनी है आपको यहाँ पर?
गोलीय दर्पण के बारे में देखिए, एक तो मुख्य फोकस, ठीक है, कौन सा होता है, एक मुख्य फोकस, ठीक है, और ध्रुव, ये दो चीजें होती है भाई, ये मुख्य अक्ष पर स्थित होती हैं, याद रखना है। तो वन और तीसरा कहाँ पर दे रखा है भाई, यहाँ पर वन और तीसरा चौथे में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल है यहाँ पर 26 नंबर का। 26 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया भाई C2H2 C2H4 एंड C2H6 हाइड्रोकार्बन किस समूह से संबंधित है, ठीक है। तो ये तीनों है भाई, कौन सा, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, ठीक है, एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन, ठीक है, कौन कौन से, एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी इसका जो सूत्र होता है वो होता है CN, और जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है वो होता है CN और HN, ठीक है, ये होता है सिंपली जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है, एल्कीन का, ठीक है। और जो एल्कीन का जो होता है, ये तो एल्काइन का हो गया, एल्काइन का क्या होता है भाई, ये होता है CN और H2N, ठीक है। और जो एल्केन का होता है वो होता है हमारे पास CN और H2N + 2, ठीक है, ये होता है। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले हैं, आप लोग यहाँ से कर लेंगे क्लियर, ओके, समझ गया ना, ये तीनों फॉर्मूले, इससे पता चल जाता है कि कौन सा एल्कीन है, एल्काइन है और एल्केन है, ठीक है, यहाँ से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल है यहाँ पर अपना 27 नंबर का सवाल। आपसे कहा गया निम्न भिन्नों में प्रजनन की विधि किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो प्रजनन की जो विधि है मेरे भाई यहाँ पे, वो जीवों के पोषण और रणनीति पर जो है निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर जो है मेरा भाई यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है, क्योंकि ढांचे पे तो नहीं करेगा भाई यहाँ पे, ठीक है, और तंत्रिका पे नहीं, इस पे शोषण पे भी नहीं, तो जीवों के पोषण और रणनीति पर ये जो है करता है मेरा भाई यहाँ पे प्रजनन की विधि, ठीक है। सवाल है भाई 28 नंबर का। 28 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई आपसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विलयन के द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत के लिए सही सूत्र है। तो इसके लिए जो सही सूत्र होता है वो होता है मेरे पास विलय का द्रव्यमान, क्या होता है भाई, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलय और विलयन, ठीक है, गुणा में 100, ये प्रतिशत का जो है फॉर्मूला होता है। ये कहाँ पर अभी, ऐसा ऑप्शन नंबर 30 में, विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आ रही हो भाई, क्लास समझ में आ रही हो तो भाई लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई यहाँ पर, ठीक है आप, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ठीक है। अगला है मेरे पास यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पद धातु की पतली तारों में खींचने जाने की क्षमता को परिभाषित करता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है तन्यता, ठीक है, ये क्या होता है, तन्यता वाला जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो पतले तारों में खींचने जाने की क्षमता होती है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, ये कि धातु में पाया जाता है, याद रखना है आप। 30 नंबर का सवाल है। 30 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो गलत पूछा गया, ठीक है, तो गलत पूछा गया, इसमें क्या कहा है भाई, गतिज ऊर्जा, क्या कहा भैया, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की उसकी स्थिति ऊर्जा के कारण प्राप्त होती है, नहीं भाई, गतिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण थोड़ी होती है भाई, गति के कारण प्राप्त होती है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो जाएगा भाई सही, ठीक है, ये तो सही है, गलत पूछा गया है। तो अगला है, अगला देखता हूँ मैं भाई यहाँ पर, मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो यही सही करेक्ट, मतलब सही वाला कौन सा हो जाएगा, यही पहला वाला सही हो जाएगा, कहने का मतलब उसकी स्थिति के कारण नहीं प्राप्त होती भाई, उसकी गति के कारण प्राप्त होती है, ये तो सही हो जाएगा, यानी इस सवाल के हिसाब से, ठीक है। वैसे क्या है, ये गलत है, ठीक है, तो यही सही होगा करेक्ट उत्तर। अगला, बाकी इनको देखिए थोड़ा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, हाँ ये बात सही है, द्रव्यमान के साथ गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के उसकी गति के कारण प्राप्त होती है, गति के कारण गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है। देखिए वेग और द्रव्यमान, क्योंकि हाफ mv² होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है, तो भाई द्रव्यमान और वेग पे ही निर्भर करेगी, ठीक है, याद रखना है आपको। तो तीनों नीचे वाले सही है, गलत कौन सा है, ऊपर वाला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। बाकी अपना जो है अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का सवाल। 31 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई आपसे कहा गया है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या होती है r = 2f, ठीक है, क्योंकि f बराबर होता है r/2 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो उसने ये कहा है मेरा दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर की दूरी है यहाँ पे, ठीक है, फोकस दूरी कितनी है यहाँ पर, 12 है यहाँ पर, तो r = कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 × 12, ठीक है, और 12 दूनी कितना होगा, 24, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए वाला, ठीक है।
सेंटीमीटर। सवाल है यहाँ पर 32 नंबर का। 32 नंबर के सवाल के अंदर आपसे कहा भैया यहाँ पर 0.1 kg एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होती है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, एम की वैल्यू है 0.1 गुणा में, और बी की वैल्यू यहाँ पे 2, तो 2 गुणा में 2 लिखूंगा मेरा भाई यहाँ पे मैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना बी का, ठीक है। तो अब एक 2 वाले से ये 2 काट दूंगा मैं, और ये पॉइंट हटा के यहाँ पे नीचे 0, पॉइंट क्यों हटाऊंगा मैं यहाँ पर, 2 एकम 2, तो 0.2, एक के बाद पॉइंट है तो लग जाएगा 0.2 जूल आ जाएगा करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल है यहाँ पर अपना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जरूर उसका सोल्यूशन किया जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल है, किसी क्षैतिज मेज पर किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। अगर कोई क्षैतिज वस्तु है, ठीक है, ठीक है, क्षैतिज ये इस तरह की है, तो इस तरह की कोई चीज़ है वहाँ पर, इसके इस पर किसी वस्तु को गतिमान कराने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर गतिमान कोई चीज़ करवाता हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। क्या असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर, आपको कहा गया है सवाल के अंदर भाई यहाँ पे सीएनजी और एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में देखिए, याद थोड़ा सा इंग्लिश में देखिए, नीचे ऑप्शन में दे रखा है इंग्लिश के अंदर, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग तो कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, ठीक है। और बाकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसमें संपीड़ित, कंप्रेस्ड का मतलब है दबाना, ठीक है, संपीड़ित करना, नेचुरल गैस, ठीक है। और बाकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है भाई यहाँ पे एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस याद रखना है आपको। और हिंदी में क्या कहेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 35 नंबर का सवाल। 35 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया है यहाँ पर, किसी मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निर्धारित करें कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता करना है कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखिए है, पहला है आपसे मिश्रण की संरचना परिवर्तनशील है, ठीक है। क्या कहा गया आपको, किसी मिश्रण की संरचना परिवर्तनशील है, ठीक है। तो परिवर्तनशील है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है, इसकी संरचना। और बाकी हमारे पास यौगिक, यौगिक में प्रत्येक नए पदार्थ की संरचना हमेशा निश्चित होती है, नए पदार्थ की संरचना बिल्कुल निश्चित होती है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये भी सही है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मिश्रण घटक पदार्थ के गुणों को दर्शाता है, मिश्रण घटक पदार्थ के गुणों को दर्शाता है, हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पर मिश्रण जो होता है पदार्थ के गुणों को दर्शाता है भाई, कौन कौन से गुण उसके अंदर है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे तीनों करेक्ट उत्तर हो जाएंगे भाई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। तीनों बातें क्या है मेरे भाई यहाँ पे सही है, ये भी और ये भी, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर 36 नंबर का। 36 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई आपसे कहा गया है यहाँ पर, पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर मापे जाने पर उसका भार क्या होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी पृथ्वी के जी का 1/6 होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए सीधे सीधे जो भी हमारे पास वस्तु का द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, वो सेम रहता है भाई, लेकिन भार जो है चेंज हो जाता है। अगर मान लो 50 किलो का कोई व्यक्ति है यहाँ पर, किलो जगह द्रव्यमान का है, तो यही पृथ्वी पर रहेगा, यही चंद्रमा पर रहेगा। लेकिन मेरे भाई अगर भार है, क्या है भार, भार है यहाँ पर 60 किलो का, तो इसका जो है 1/6 होता है भाई पृथ्वी का, ठीक है, चंद्रमा पर। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो का तो चंद्रमा पर जाएगा तो 6 से काटूंगा, 6.60, तो वो 10 किलो का रह हो जाएगा भाई, वहाँ पर जाके वजन कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चंद्रमा पर वजन क्या हो जाता है, घट जाता है। कितना घटता है, 1/6 गुना, ठीक है। जो उसका मूल भार होता है उसका 1/6 गुना घट जाता है। और अगर वो पृथ्वी पर, चंद्रमा पर है, अगर वो पृथ्वी पर आना चाहता है तो 6 गुना हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 10 किलो का है, जैसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी करेक्ट उत्तर हो गया इस सवाल का, ठीक है। अगर यही व्यक्ति चंद्रमा पर इतने का है, तो ये धरती पर आएगा तो 6 गुना हो जाएगा इस भार का, ठीक है। जो चंद्रमा पर भार है उसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला सवाल है यहाँ पर, अगले सवाल के अंदर आ गया भाई, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परिवहन से संबंधित, ठीक है। तो परिवहन के संबंध की अगर मैं बात करता हूँ भाई, यहाँ पर कहा गया भाई, धमनियों वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। जो धमनियाँ होती हैं रक्त को हृदय से कहाँ, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, जैसे हाथ पैर हर जगह, ठीक है, पहुंचाती हैं। बाकी दूसरा वाला यहाँ पर कहा गया, धमनियों की दीवारें पतली और लचीलेदार होती हैं। भाई धमनियों की जो दीवार होती है वो पतली और लचीली नहीं होती है भाई, यहाँ पे क्या होती है, मोटी होती है, याद रखना है आपको। कैसी होती है, मोटी होती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है।
तीसरा वाला यहाँ पर कहा गया भाई, यहाँ पर सिराओं में बॉल होते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक दिशा में बहे। ठीक है, मानता हूँ भाई यहाँ पर जैसे एक दिशा में रक्त बहेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें बॉल लगे होते हैं सिराओं में, ताकि जो मेरा भाई यहाँ पे जो शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त हो वो वापस ना आए, डायरेक्टली क्या हो भाई यहाँ पे हृदय में जाके फिल्टर होकर आ जाए वापस। ठीक है, तो एक दिशा में रक्त जो है बहता है भाई सिराओं में। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। तो यहाँ पर दो ही करेक्ट उत्तर है। यहाँ पर कौन कौन से भाई, यहाँ पर दो हो जाएंगे, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा कहाँ पर है, पहला तीसरा ए वाले में ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 38 नंबर का। 38 नंबर सवाल के अंदर आपसे कहा गया पुरुष प्रजनन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में कौन सा सही है पूछा गया आपसे। कहा गया शुक्राणु निर्माण के लिए मानव शरीर के तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। भाई मानव शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वो जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे शरीर के बाहर होते हैं भाई। यहाँ पे याद रखना है आप सबको, ये गलत हो गया। मानव शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम शुक्राणु को बनने के लिए जो है टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, इसलिए क्या होता है टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, अगला भाई ब्रस्टन द्वारा गुहा में स्थित होते हैं। भाई ये भी गलत है। ठीक है, अगला हमारे ब्रस्टन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो ब्रस्टन होते हैं भाई यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो करते हैं स्राव करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है भाई सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही है, शुक्राणु का निर्माण वीर कोश में होता है, शुक्राणु का टेस्टिस में होता है मेरे भाई यहाँ पे, किसमें होता है, टेस्टिस में होता है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर आपका 39 नंबर का। 39 नंबर सवाल के अंदर मेरे भाई आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशोषण को घुले हुए रूप में परिवहन कौन करता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये रक्त का जो प्लाज्मा भाग है ना, ये तरल भाग है भाई रक्त के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा जो है तरल भाग हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अवशोषण के घुले हुए रूप में परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है, क्योंकि ये रक्त का तरल भाग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल। अगला सवाल है यहाँ पर और अंतिम सवाल रहेगा साइंस के। जैसे मैं बताया था कि 40% पर रोज करवाता हूँ आपको, ये आता रहता है भाई आपका ये 40% का। तो इसमें आपसे कहा भाई चांदी के आभूषण कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं। चांदी हवा में मौजूद के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ अभिक्रिया करती है भाई यहाँ पर, चांदी जो होती है सिल्वर सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर लेती है भाई यहाँ पे। कौन, सिल्वर सल्फाइड यानी सल्फर के साथ अभिक्रिया करके मेरे भाई यहाँ पे जो है मौजूदा जो होती है भाई अभिक्रिया हवा में मौजूद होती है जो सल्फर, उससे अभिक्रिया करके चांदी जो है काली पड़ जाती है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है भाई यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई सल्फर। ठीक है, AgS याद रखना है आपको, क्या भाई Ag2S। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड याद रखना है सबको। तो ये रहे आपके 40 बेहतरीन प्रश्न टेक्नीशियन ग्रेड 3 को टारगेट करते हुए भाई, और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए साइंस आप पढ़ सकते हैं। PDF आपको मिलेगी भाई मैथ्स भाई जितेंद्र भैया, आप सर्च करोगे भाई वहाँ पर आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। बाकी अगर आप नहीं पता है आपको तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से जो है टेलीग्राम, फेसबुक सारी चीज़ जुड़ी हुई है, और फेसबुक पे भी बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं मैथ के, तो वहाँ से भी जुड़िए फेसबुक पेज से हमारे। ठीक है, और बाकी इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन डालता रहता हूँ मैं, तो वहाँ से भी जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, और अबाउट सेक्शन में तीनों लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए और PDF रिवीजन के लिए आप ले सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन थे भाई यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड और पिछले वर्ष के। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे आपको इस क्लास के अंदर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।